हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। सीयूईटी के पर्पज़ से है ये, और मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि इससे 90% क्वेश्चन इससे होंगे और एक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो शायद नहीं कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है। सेक्शन 2H में दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सिंपली हम लोग समझते हैं पहले एग्रीमेंट क्या पे है। एग्रीमेंट को हम लोग सिंपली प्रॉमिस समझते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी से प्रॉमिस करा कि हम उसे अपना फ़ोन देंगे और उसके एक्सचेंज में हम कुछ लेंगे उससे पैसे, तो ये अग्रीमेंट हो गया। और अगर यही चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो, अग्रीमेंट बनाने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है, उसे हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो हम एक्सचेंज में जो लेते हैं, जैसे हम फ़ोन किसी को दे रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में हम उससे पैसे ले रहे हैं। अगर हम लोग अपना घर किसी को दे रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में पैसे ले रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन पैसे भी हो सकते हैं या फिर कि कोई और सामान भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली कोई अपने आप को तो कोई सामान बेचेगा नहीं ना, अपने आप को कोई सामान नहीं देगा। तो दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स कोई भी फ्रॉड से नहीं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब किसी के सर पे बंदूक रख के भी नहीं होना चाहिए। मतलब कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। और जैसे हम लोग, अगर मैं तुम्हें ड्रग्स बेच रही हूँ और उसके एक्सचेंज में मैं पैसे ले रही हूँ, तो वो लॉफुल नहीं है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही वो लॉ के इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर हमें अग्रीमेंट बनाए तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखो, अगर हम लोग कोई अग्रीमेंट बनाते हैं ना, और वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पर हर एक अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ थोड़ी ना हो सकता है। जैसे हम लोग ड्रग्स लेने का, एक्सचेंज करने का कुछ ऑफर एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो सकते हैं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत ही इनिशियल एलिमेंट्स। जैसे ऑफ़र। ऑफ़र क्या होता है? अगर मैंने तुम्हें ऑफ़र करा कि तुम मेरा घर ले लो और वो उसके एक्सचेंज में मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा घर अच्छा है, मैंने ले लिया। बट अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्री में दे दूँगी, मुझे कुछ कंसिडरेशन भी चाहिए होगा। तो तुमने मुझे बोला ठीक है, 20 रुपीज़, लेट्स सी, अज्यूम कि 20 रुपीज़ तुमने कंसिडरेशन मुझे दिया। बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हम देखेंगे ना कि तुम्हारी कैपेसिटी है लेने की, नहीं। मतलब तुम कैपेसिटी सिंपली मतलब होता है कि तुम अंडर 18 तो नहीं हो। अगर तुम अंडर 18 हो तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो कैपेसिटी। फ्री कंसेंट, तुम खुद की इच्छा से बोलो कि हाँ मुझे लेना है, तो हाँ वो बात बनती है कि हाँ ठीक है, तुम ले रहे हो वो अपना घर, तो मुझे मेरा घर ले रहे हो, उसमें कुछ पैसे दे रहे हो फ्री कंसेंट से, पर सर पे बंदूक रख के तो नहीं कर सकते काम। और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। घर दे रहे हैं तो कुछ ऐसा इसमें अनलॉफुल नहीं है। ठीक है, अब देखो डिस्चार्ज। जैसे अब मैंने तुम्हें अपना घर दिया, तुमने मुझे एक्सचेंज में कुछ पैसे दिए, लॉ वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो जहाँ अब ज़िंदगी भर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना चल सकता है, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए चलता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर रेमेडी। मान लो तुम मैंने तुमसे पैसे लिए पर मैं तुम्हें घर नहीं दिया, तो फिर तुम्हें रेमेडी चाहिए होगी ना, तुम्हें उसकी कुछ मतलब उसका तुम्हें कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। तुम कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट फिर तुम्हें वो पैसे वापस दिलवाएगी। ठीक है, अब इम्पॉसिबिलिटी। मान लो मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि मैं तुमको ये मेरा पर्टिकुलर जो घर है मैं इसको तुम्हें दूंगी, उसके एक्सचेंज में पैसे लेंगे। बट अब ये घर में आग लग गई, भूकंप आगे गिर गया, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो इम्पॉसिबिलिटी में आ जाता है। तो
ये कुछ एशियल एलिमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम लोग समझते हैं ऑफ़र ऑफ प्रपोजल, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस क्या चीज़ होती है। देखो, प्रपोजल या फिर ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट बनने में ना पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑफ़र। ऑफ़र प्रपोजल सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। इसको सेक्शन 2A ICA में डिफ़ाइन किया गया है। अब देखो, अगर मैंने तुम्हें ऑफ़र करा कि तुम मुझे मैं तुम्हें अपना फ़ोन भेज दूँ या फिर घर दे दूँ, तो मैं ऑफरर हुई और तुमने अगर एक्सेप्ट किया, नहीं तुमको किया है ना मैंने ऑफ़र। जिसको ऑफ़र किया जाता है उसे ऑफरी कहते हैं, जिसने ऑफ़र किया होता है उसे ऑफरर कहते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये हर जगह है। जो ऑफ़र करता है, जो प्रपोजल करता है, जो डिमांड रखता है, वहाँ पे OR लगता है, और जो जिसको डिमांड होती है वहाँ पे डबल ही लगता है। ये हर जगह है, अभी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में भी और ट्रांसफ़र एक्ट में भी हर जगह ये चीज़ है। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। अब देखो, मैंने तुम्हें कुछ ऑफ़र किया और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। और ये एक्सेप्टेंस डिफाइंड है 2B में। अब देखो, इसको याद रखने का सिंपल तरीका, ऑफ़र पहला स्टेप होता है, एक्सेप्टेंस सेकंड स्टेप होता है। ऐसा एज्यूम करो, ऑफ़र फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्टेंस सेकंड स्टेप। अब ऑफ़र फर्स्ट स्टेप है, इसलिए यहाँ पे A लगा है 2A, और यहाँ पे 2B, सेक्शन 2A सेक्शन 2B। अब देखो, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस ना एकदम क्लियर होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एग्जैक्टली बताया नहीं तो कि तुम कितना पैसा दोगे, या फिर तुमने नहीं बताया कि तुम एग्जैक्टली क्या दे रहे हो। मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और अच्छे से कम्युनिकेट करो, तब जाके वो अग्रीमेंट बनेगा। अब देखो, अग्रीमेंट बनने के लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, इन दोनों के साथ कंसिडरेशन होगी, तब जाके वो अग्रीमेंट बनेगा। अब देखो, जनरल ऑफ़र क्या होता है। एक केस है बल्फो वर्सेस बल्फो। उस केस में, सॉरी वो केस नहीं है, एक कुछ कंपनी का केस है। उसमें एक कंपनी रहती है दवा बनाने वाली, उसने कोई दवा बनाई रहती है और उससे कहा रहता है कि अगर इस दवा से जो लोग का 15 दिन के बाद भी जिन लोग को ये बीमारी हो रही हो, वो आके इसको छोड़ो। अगर मान लो जैसे कोलगेट कंपनी है, अब कोलगेट एडवर्टाइजमेंट में हमने बोले कि हमारा टूथपेस्ट यूज़ करने से अगर किसी के भी दांत खराब होते हैं तो वो उस इंसान को $100, $1000 कुछ देगा अमाउंट, ठीक है। अब कंपनी ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया। अब उसमें से कोई एक इंसान निकल के आता है जिसने बोला कि हाँ, मेरे दांत खराब हो गए हैं और मुझे अब वो चाहिए, क्या नाम है, पैसे चाहिए। अब देखो, उसने यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ पे बोला गया था कि कम्युनिकेटेड। अभी ये जो कोलगेट कंपनी है, ये इस चीज़ को लेके कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि उसने जनरल ऑफ़र किया, ऑफ़र टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को उसने ऑफ़र किया। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसने भी वो गाइडलाइंस फॉलो करे, इसका मतलब उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो उसी को हम लोग जनरल ऑफ़र कहते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट वैलिड। अगर मैंने तुम्हें फ़ोन दिया और तुमने उसके एक्सचेंज में मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब उसके बदले में तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई भी अमाउंट या फिर कुछ भी नहीं दिया, तो वो वैलिड नहीं होगा। बट उसके कुछ एक्सेप्शन, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस करा कि अगर मैं इस साल टॉप करूँगी तो वो मुझे
नया लैपटॉप देंगे, ठीक है। अब देखो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करा कि मुझे नया लैपटॉप देंगे, उन्होंने ऐसे बोल दिया, पर अगर वही चीज़ वो रिटर्न में दे देते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और यही केवल एक्सेप्शन होता है, जहाँ पे लव और अफेक्शन चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये वाले एक्सेप्शंस आते हैं। अब देखो कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर्स, जो लोग अंडर 18 हो वो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, जो अनसाउंड माइंड के हो वो नहीं कर सकते, कोई पागल वागल है नहीं कर सकता हो कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर जो लोग एकदम डिस्क्वालीफाइड हो कि नहीं ये लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसको गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई किया हो। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं कि अगर कोई भी माइनर हो, वो अगर मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा किसी माइनर के साथ और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस माइनर का फ़ायदा हो रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर से करते हैं जिसमें माइनर का बेनिफिट हो रहा हो, माइनर के लिए वो बेनिफिशियल हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पर जहाँ पे माइनर का नुकसान हो रहा हो वो वैलिड नहीं होगा। काफ़ी अच्छा लगा। अब देखो कोई भी अगर जैसे यहाँ पे पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था कंसर्न, पर अगर हम कंसर्न किसी को ऐसे धमका वमका के लें या फिर किसी से अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड या मिस्टेक से ले लें, तो वो सब उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। देखो अगर मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुम उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, बट फिर भी वो तुम्हें बहला के फुसला के तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अब देखो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वैलिड मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो सब वैलिड होता है। जो अच्छे खासे भले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको वैलिड कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो बिल्कुल भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, वो मान लो ऐसा हुआ ही नहीं था। वॉइडेबल, अब देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर विक्टिम चाहता है, जिसका नुकसान हो रहा है, अगर वो चाहता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रखे, वो चाहता है तो उसको डिमोलिश कर दे, उसको अगर वो जो चाहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में वही होगा। अब जैसे कि तुम्हारे कोई रिलेटिव है, उसने तुम्हें मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और उसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है। इमेजिन कर लो एक बार के लिए कि तुम माइनर नहीं हो और उसने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, उसमें उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्री कंसर्न से नहीं हुआ है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल में आएगा। अब अगर तुम चाहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तुम कोर्ट में ले जा सकते हो, अगर वो तुम चाहो तो उसे तुम फॉलो कर लो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो अब थोड़े कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स दिए गए हैं। वेजेस कॉन्ट्रैक्ट, देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट गैम्बलिंग समझते हो तुम लोग? गैम्बलिंग मतलब जुआ जैसे कि सट्टेबाजी जिसे कहते हैं। देखो अगर मैंने आज इमेजिन कर लो कि आज CSK और RCB का मैच है, कोलकाता और चेन्नई का मैच, बैंगलोर और चेन्नई का मैच है आज, और मैंने बोला कि अगर आज CSK जीत गई तो मुझे 1000 दोगे, और अगर RCB जीत गई तो मैं तुम्हें 1000 दूंगी। इस सिचुएशन में जब एक इंसान ऑफ़र करता है कुछ B को और वो एक्सेप्ट कर ले और B फिर उसको ऑफ़र करेगा A को, तो जहाँ पे दो एक्सेप्टेंस हो और 2 ऑफ़र हो, उस सिचुएशन उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता क्योंकि वो एक तरीके से गैम्बलिंग ही तो हुई। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ये जिस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कुछ ऐसा प्रिडिक्टेड नहीं होता।
वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत अनसर्टेन होता है। देखो, कोई भी अनसर्टेन अनसर्टेन इवेंट पे अगर कोई दो लोग एक दूसरे से गैम्बलिंग मतलब एक एक्सेप्ट कर एक ऑफ़र करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, फिर वो ऑफ़र करता है, ये एक्सेप्ट करता है, तो वो वेजस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। अब देखो, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को हम लोग कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। देखो, अगर मैंने बोला कि अगर मैंने बोला कि आज मेरे स्कूल में कोई एक्स बच्चा है और वो अगर रेस में जीत जाता है तो मैं उस बच्चे को 1000 रुपये दूंगी। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये अनसर्टेन है, वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। पर इस सिचुएशन में क्या है कि हम लोग दोनों साइड से नहीं लगा रहे हैं, हम लोग बस मैं लगा रही हूँ उस इंसान पे जिसको मैं नहीं जानती और इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। ये वैलिड होगा, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। ये कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी अनसर्टेन इवेंट्स पे होते हैं। बट कोई भी ऐसी चीज़ पे ये वैलिड नहीं होगी जो इम्पॉसिबिलिटी, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि अगर 30 फरवरी को मेरा बर्थडे आ जाएगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नहीं, 30 फरवरी को मेरा बर्थडे आ गया तो मैं तुम्हें 1000 दूंगी। ये तो इम्पॉसिबल ही है ना, 30 फरवरी आना इम्पॉसिबल है, मेरा बर्थडे उस दिन आना और भी इम्पॉसिबल है। देखो, वेजर और कंटीजेंट की डिफरेंस, वेजर हमेशा इनवैलिड होगा, ये वैलिड होते हैं। वेजर में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, ये कीवर्ड है। देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब मैंने प्रॉमिस किया कुछ तुमसे, तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया। और कंटीजेंट में नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मैंने बस उससे प्रॉमिस किया कि अगर वो जीता तो मैं उसको इतना दूंगी। इसमें थर्ड पार्टी का फ़ायदा हो सकता है, पर इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकते मतलब होगा फ़ायदा, पर किसी कोई थर्ड पार्टी का फ़ायदा नहीं होगा। इसमें थर्ड पार्टी का फ़ायदा होता है। अब देखो, कंटीजेंट में क्या होता है, जैसे ए ने कुछ ऑफ़र किया बी को और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और बी भी ए को ऑफ़र कर दे तो वो वेजर्स हो जाता है। पर अगर ये बी वाला ऑफ़र ना आए तो ये कंटीजेंट होगा। तो हर एक वेजर्स में दो कंटीजेंट तो होते ही है ना। तो उसी तरीके से वेजर इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वेजर्स। अब देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 तरीक़ों से हो सकता है। बाय परफॉर्मेंस, अब जैसे जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है कि तुमने मुझे फ़ोन देना है, फिर पैसे वगैरह जो भी है वो पूरा कंप्लीट हो जाए कि हाँ मैंने तुम्हें फ़ोन दे दिया, तुमने मुझे पैसे दे दिए, ख़त्म कॉन्ट्रैक्ट। फिर होता है अग्रीमेंट और कंसेंट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट था हमारा कि तुम मुझे पैसे दोगे, मैं तुम्हें फ़ोन दूँगी। उसका वो जो था कि तुम्हें ना फ़ोन चाहिए ना मुझे पैसे चाहिए, तो हम लोग ने अपने कंसेंट से कि नहीं, हम दोनों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग ने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। दूसरा इम्पॉसिबिलिटी, अब देखो, जो मुझे फ़ोन देना था वो फ़ोन ख़त्म हो गया, जल गया, ब्लास्ट हो गया। अब फ़ोन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है लैप्स ऑफ टाइम। अब देखो, मैंने बोला कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि अगर मैं तुम्हें फ़ोन दूंगी 1 महीने के अंदर, और तुम्हें मुझे 1 महीने के अंदर पैसे, अगर तुमने मुझे 1 महीने के अंदर पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर फ़ोन दे दूंगी। मान लो 1 महीना बीत गया तो टाइम ही तो ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब फिर ये ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, इन सब में कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, नुकसान नहीं है, पर यहाँ पे है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें तो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो इस वाले सिचुएशन में हम लोग को कोर्ट जाना पड़ता है।
अब देखो, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसर्न के कुछ ऐसे सब पार्ट्स हैं, उसको देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते भी हैं। देखो, इनोवेशन क्या होता है, जब हम लोग कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है, ये सॉरी यहाँ पे ओल्ड वन होगा, हाँ, अगर हमने कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि मैं तुम्हें पोको X1 दूंगी, नहीं पोको X2 दूंगी मैं तुम्हें, तो मुझे उसके चेंज में उसके रिटर्न में पैसे देना। बट अब मेरे पास iPhone 13 आ गया, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें iPhone 13 दे दूँगी, तो मुझे ज़्यादा पैसे देना। तो हमने क्या करा कि हमने जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसको ख़त्म करा और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट को उसकी जगह रख दिया। इसको हम लोग नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देखो, ये थोड़ा वैसे सिमिलर लग रहा है ना, न्यू या फिर इनोवेशन, न्यू टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू से रिलेटेड हो रहा है। याद करने के लिए, रिसेशन। अब देखो, अभी हम लोग ने बहुत सुना होगा कि फेसबुक ने इतने लोग का रिसेशन कर दिया, ट्विटर ने इतने लोग का रिसेशन कर दिया। मतलब हम लोग ये रिसेशन मतलब क्या हो रहा था, जब हम लोग उस वाले सेंस में पढ़ रहे थे, जो न्यूज़ वगैरह डेली आ रही थी, वहाँ पे हो रहा था निकालना। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो, मान लो मैंने तुम्हें अपना घर बेचा और मैंने उसके रिटर्न में बोला कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए उसके रिटर्न में, दिख नहीं रहा है, हाँ, उसके रिटर्न में 1 लाख रुपए चाहिए। अब देखो, बट मैंने उसके साथ ना दो टर्म्स और कंडीशंस रखी कि अगर मुझे 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर नहीं मिले, तो वो हर साल उसका जो वो रहेगा, पैसा रहेगा, वो 10% से इंक्रीज़ होता रहेगा हर साल, हर महीने। और अगर 1 साल के अंदर तुम वो पैसा मुझे सब नहीं दे दिया, तो वो 1 साल बाद जस्ट डबल हो जाएगा। वो पैसा 1 साल बाद पूरा पैसा जस्ट डबल हो जाएगा। अब मैंने इसमें 2 कंडीशंस लगाई हैं, बट मान लो मुझे दया आ गई तुम पे कि नहीं, मतलब थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और मुझे दया आ गई, तो मैंने कोई एक कंडीशन, मान लो ये साल में जो डबल हो जाने वाली कंडीशन थी, मैंने वो हटा दी। तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ टर्म्स, ऑल टर्म्स और सम टर्म्स। इसमें कंडीशंस लिखना था मुझे यहाँ पे, रिमूवल ऑफ सम कंडीशंस और ऑल कंडीशंस। हम हर एक कंडीशन को हटा देंगे या फिर कुछ, दोनों को रिसेशन कहेंगे। मैं दोनों को मैंने हटा दिया कि नहीं, मैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो 1 लाख रुपए दे दो। मैंने सारी कंडीशन हटा दी। फिर होता है अल्टरेशन। अब देखो, मैंने बोला कि मैं जो तुमसे 10% का वो इंटरेस्ट ले रही थी हर महीने पे, वो मैं 5% लूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्टर कर दिया ना, वो मैंने जो वहाँ पे टर्म्स थे मैंने उसको अल्टर कर दिया, तो इसको अल्टरेशन कहेंगे। अब देखो, रिमिशन, रेसेशन और रिमिशन काफ़ी हद तक सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इनडायरेक्टली हम लोग करते यही काम है, रेसेशन वाला ही। देखो, रिमिशन में क्या होता है कि जब भी मैंने पहले तुमको एग्जांपल यहाँ पे दिया था कि 1 लाख मुझे महीने में चाहिए था और हर महीने नहीं पैसे दे पाते, तो 10% इंटरेस्ट पे वो पैसा बढ़ जाता है। पर रिमिशन में क्या होता है कि तुम पूरी तरीके से वो 10% नहीं दे पा रहे हो, तो तुमने 8% कर दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग रिमिशन कहेंगे। काइंड ऑफ सिमिलर है रिसेशन के। अब वेवर्स क्या है, अब देखो, तुम्हें बहुत दया आ गई, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दया आ गई कि यार बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तुमने सारे टर्म्स कंडीशन हटा दिए, तो ये होता है वेवर्स। नहीं, वेवर्स स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना। देखो, फिर आता है मर्जर। अब देखो, मान लो मैंने तुमसे कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट करे थे कि तुम मुझे अपना बैग देना, उसके बदले मैं तुम्हें 10 रुपीज़ दूँगी। और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट, फिर तुमने एक और कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुम मुझे अपना फ़ोन देना, उसके बदले मैं तुम्हें 90 रुपीज़ दूँगी।
अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मैंने मर्ज करके कर दिया कि मैं तुम्हें अपना बैग और फ़ोन दूंगी 100 रुपीज़ के एक्सचेंज में। तो वो दोनों को मर्ज करके तो मैंने एक में कर दिया, ये दो अलग अलग थे कॉन्ट्रैक्ट, मैंने एक कर दिया, तो इसको मर्जर कहते हैं। मतलब मर्जर मतलब मर्ज करना। देखो फिर आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, ये सेक्शन 56 में डिफाइंड है। अब देखो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी मतलब कि मान लो अगर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन दूंगी और फ़ोन आग लग जाए, कुछ हो जाए, उसको ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए फ़ोन, तो अब तो फ़ोन को देने का कोई चांस ही नहीं उठता, ख़त्म हो गया, कहाँ से पताल से थोड़ी ना लाएंगे फ़ोन को। फिर डेथ हो जाए, मान लो मेरी डेथ हो गई, मेरा ही फ़ोन था, कहाँ से मैं तुम्हें फ़ोन ला के दूँगी, कहाँ से तुम, अगर मान लो तुम्हारी डेथ हो गई, कहाँ से मुझे पैसे दोगे, ये अनसर्टेनिटी में होता है। मान लो मैंने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रख दिया कि मतलब नॉन एग्जिस्टेंस हो, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें हुस्न पर ही ला के दे दूँगी, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने मान लो मैंने तुमसे वो फ़ोन वाला कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है या नॉन एग्जिस्टेंस में, मान लो मरमिट। अब मैंने वो कोई फ़ोन वाला तुमसे कॉन्ट्रैक्ट, वही फ़ोन वाला कॉन्ट्रैक्ट करा है कि तुम मुझे फ़ोन देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बट अब देश में युद्ध छिड़ गया, ऐसे सिचुएशन में हम लोग, तो मान लो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होने लगी। अब मैं वहाँ पर तो मैं ढूंढूंगी नहीं कि भाई मुझे फ़ोन चाहिए, मैंने पैसे दिए थे, तो वो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई, ठीक है। या फिर अचानक से कोई लॉ में चेंज आ जाए कि हम लोग फ़ोन इलीगल हो जाए, फ़ोन का लेन देन बंद हो जाए अचानक से, तो वो फिर इम्पॉसिबिलिटी में आएगा। फिर देखो आगे हम लोग आते हैं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो इसमें डेथ भी आएगी, इंसॉल्वेंसी भी आएगी। मतलब मान लो नीरव मोदी, इसमें मुझे क्या ही एग्जांपल दें, जैसे मर्जर हो, मर्जर में अगर हम लोग कोई दो कॉन्ट्रैक्ट को लेके उसको सिंगल बनाते हैं ना, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ख़त्म हो जाएंगे, ये दो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होंगे, इसको लॉ ख़त्म करेगा, ये वाला हम बना रहे हैं। फिर होता है अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, ठीक है। मान लो कोई भी अनऑथराइज्ड टर्म्स कंडीशन डाल दें कि अगर तुम जो फ़ोन दो मैं तुम्हें ड्रग्स ला के दूँगी, ख़त्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे। देखो मान लो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट जब उसको परफॉर्म करने की बारी आई, तब मैंने तुम्हें फ़ोन दिया और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, यही फ़ोन पैसे वाला रट गया। मान लो फिर मतलब मुझे सही उसका मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे उसका कंसिडरेशन नहीं मिला, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे, फिर कोर्ट हमें उसका जो भी भुगताना रहेगा, कंपनसेशन रहेगा, वो हमें कंपनसेशन दिलवाएगी। जैसे कि तुमने जैसे कोई घर खरीदा, 4 करोड़ का तुमने घर खरीदा, अब तुमने पैसे तो दे दिए पर वो तुमको घर देने को तैयार नहीं है उसका ओनर, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि तुम कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट तुम्हें वो घर दिलवा देगी, या फिर तुम्हें वो अपने वो 4 करोड़ जो पैसे रहेंगे वो दिलवा देगी। इसको हम लोग कंपनसेशन कहेंगे। देखो यहाँ पे जो कोर्ट का मेन पर्पस ये होता है ना कि वो तुम्हें उस सिचुएशन में ला के रख दे जहाँ पे तुम वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले थे, और इसी ये जो होता है ना, इसको हम लोग डॉक्ट्रिन्स ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और देखो मोस्टली जो ये डैमेजेस हमें मिलते हैं वो हमें पैसे के फॉर्म में मिलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई जेल जाता है या फिर किसी को ज़्यादा, मतलब मोस्टली वही उतना पैसा हमें मिल जाता है जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया रहता है। मोस्टली जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया रहता है, मोस्टली चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अगेन मोस्टली, हमेशा हर केसेस में ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, पहले तो इनलीगल चीज़ें, कोई भी इनलीगल चीज़ से रिलेटेड अग्रीमेंट होगी तो वो अग्रीमेंट भी इनलीगल होगी। जैसे इनमॉरल,
कोई भी इमोरल चीज़ यार, कोई भी इमोरल चीज़ होगी तो वो अनलॉफुल होगी, जैसे कि अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हमारा अग्रीमेंट हुआ है कि तुम जाके पब्लिक में बॉम्ब लगा के आओगे, तो ये तो अनलॉफुल हुआ ना। फिर वेजेस मतलब वही गैम्बलिंग वाला सिस्टम। इतने में हम लोग के ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अगर टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको और भी इसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन कर जो टेस्ट किसी भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं।